वक्त में दिल्ली के विवेक विहार के उसी अस्पताल, उसी बेबी केयर सेंटर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कल रात करीब 11 से 11:30 के आसपास एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। और उन धमाकों के बाद ये जो इमारत इस वक्त आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये इमारत पूरी तरह से एक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। इस इमारत को देखकर आप खुद अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हालात कितने ज्यादा भयावह थे। और जिस वक्त ये आग की लपटों में घिरी थी इमारत, उस वक्त इस इमारत के अंदर, इस बेबी केयर सेंटर के अंदर 11 से 12 की संख्या में बच्चे मौजूद थे। वो बच्चे जिनकी जान पर आन बनी थी। और दुखद ये, चिंता में डालने वाली बात ये और हृदय विदारक खबर ये कि 6 मासूम बच्चों की, 6 नवजात बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई। 5 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। उनमें से एक बच्चे की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पर है। जीटीबी अस्पताल लेकर जाए गए। इस इमारत को आप देखिए, इस इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब थे। नीचे आपको जो सिलेंडर नजर आ रहे हैं, ये वो सिलेंडर हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी हुई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, नवजात बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए वो सिलेंडर थे। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आग इन्हीं सिलेंडर से शुरू हुई। कुछ लोग यहां पर यह बोल रहे हैं कि जो आग है, आग की शुरुआत छत से हुई। 2 फ्लोर की इमारत, 2 फ्लोर का यह अस्पताल है। और इस बीच हमारे साथ हमारे और भी जो संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बुलेटिन में मेरे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं और साथ ही साथ पुनीत शर्मा का मैं रुख करूंगा, वो भी मेरे साथ मौजूद है। और जीटीबी अस्पताल जहां पर बच्चों को ले जाया गया, वो बच्चे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, वो सभी बच्चे इस वक्त जीटीबी अस्पताल मौजूद है। अंजुन इरफान वहां से मेरे साथ जुड़ रही हैं। उन सभी का मैं अपने सभी संवाददाता का रुख करूंगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या आ रही है, इस बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं। आप देखिए, दिल्ली में जो आग लगी है, जो बेबी केयर सेंटर आग में झुलस गया, 6 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान सामने आया है। उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले में, बच्चों की मौत हो गई, बच्चों के अस्पताल की आग के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस को सभी जरूरी चीजें सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, ये कहा गया है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं मैं, बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। आग में अस्पताल के बगल में जो घर है, जो इस वक्त अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं उसी अस्पताल के बाहर मौजूद। दोनों तरफ आप जो इमारतें देख पा रहे हैं, कैसे ये इमारतें भी काफी बुरी तरह से झुलस गई। जो बगल वाला घर है वो पूरी तरह से खाक हो गया। घर में मौजूद लोगों ने टीवी9 को अपनी आप बीती बताई है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं रुक करूंगा एक एक करके हमारे सभी संवाददाता जो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने लोगों से बात की है जिस वक्त यहां पर आग लगी थी, जो प्रत्यक्षदर्शी है, जिनका घर यहां पर बगल में मौजूद है। क्या जानकारी अभी तक जितेंद्र आपको मिल पाई इस अग्निकांड को लेकर? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए रात 11:30 बजे का ये पूरा अग्निकांड है और लोगों का कहना है कि जिस वक्त आग लगी, छोटी सी एक चिंगारी उठी और धीरे धीरे उस चिंगारी ने ये जो पूरी इमारत आप देख रहे हैं, इस पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद आग यहाँ पर आसपास की इमारतों में भी फैलती चली गई। और ये देखिए, सबसे पहले इस बिल्डिंग को देखिए जिसमें 2 फ्लोर की जिस बिल्डिंग में ये न्यू बॉर्न बेबी अस्पताल चलाया जा रहा था, ये फिलहाल खंडर में तब्दील हो चुकी है। और उसके ठीक बराबर वाली इमारत जो कि दाहिने तरफ है, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, मैं चाहूँगा कैमरामैन राजेश आपको दिखाए। ये देखिए, ये 2nd और 3rd फ्लोर भी पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। गनीमत ये रही कि जो परिवार उस वक्त अपने घर के अंदर सो रहा था अपने बच्चों के साथ, वो आग लगते ही किसी तरीके से सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरने में कामयाब हो गया। लेकिन घर में रखा पूरा सामान राख में तब्दील हो चुका है। और ठीक उसके बाएं तरफ ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये भी पूरे तरीके से आग में जलकर राख में तब्दील हो चुका है। तो हालांकि जो उस वक्त बच्चे अंदर मौजूद थे, तकरीबन 12 से 13 बच्चे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके अलावा जो बाकी बच्चे थे उनको इलाके के लोगों ने किसी तरीके से, जो पीछे का रास्ता है इस इमारत के,
खिड़की के रास्ते से, पीछे के रास्ते से उन तमाम बच्चों को ठीक है। रेस्क्यू कराया। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ था, जिसकी जिम्मेदारी पहले उन बच्चों को बचाने की थी, आरोप है कि वो अस्पताल का स्टाफ आग लगते ही अपनी जान बचाने के लिए इस इमारत से बाहर निकल आया और बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया। लेकिन लोकल जो लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाकर किसी तरीके से कुछ बच्चों को रेस्क्यू कराया। बिल्कुल जितेंद्र, तो जो अस्पताल का स्टाफ है वो कैसे बाहर निकला है और जो बच्चे अंदर हैं वो उन बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए अंशु निर्वाण का मैं रुख करूंगा, जो इस वक्त जीटीबी अस्पताल मौजूद है, वहां पर बच्चों की हालत कैसी है वो बताए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रत्यक्षदर्शी जो खुद कल यहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या देखा मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन अंशु इस वक्त में पहले आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया उनकी हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? देखिए करुणा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जिन बच्चों को बचाया गया है वो बच्चे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में मौजूद है, और वो बच्चे जिन्होंने कल इस पूरे हादसे में दम तोड़ दिया, उनका शव यहाँ पर शवगृह के अंदर मौजूद है। हम यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर हैं और यहाँ पर जो परिवारजन है वो बेहद गमजदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उन नवजात शिशुओं को खोया है जिन्होंने अपना जीवन भी ठीक से शुरू नहीं किया था। कोई बच्चा 1 दिन का था, कोई बच्चा 3 दिन का था और कोई बच्चा 7 दिन का था। ऐसे में इन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट चुका है और यहाँ पर परिवार लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें जो बेबी केयर सेंटर के लोग थे, यानी कि जो उनका पूरा स्टाफ था, उनकी भी लापरवाही यहाँ के परिवार के लोग कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्योंकि एक भी जो बेबी केयर सेंटर का स्टाफ था वो इस पूरे घटनाक्रम में हताहत नहीं हुआ है। तो ऐसे में परिवार इस चीज से भी बेहद नाराज है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शवगृह के अंदर यहाँ पर जो परिवार के लोगों का तांता लगा हुआ है, वो अपने उन बच्चों के शव का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें अब इनके हवाले किया जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ही गम का माहौल है इस पूरे परिवार के लिए। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था को देख रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई है। परिवार के तमाम लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ पर जमा है। हम समझ सकते हैं कि उन माता पिता पर अभी क्या बीत रही होगी। वो बच्चे जिनको एडमिट किया गया था यहाँ पर, ये सोचकर निश्चिंत होकर कि वो इस बेबी केयर सेंटर से बिल्कुल ठीक ठाक होकर निकलेंगे, लेकिन कैसे बेबी केयर सेंटर लाक्षागृह उनके लिए साबित हुआ। 6 नवजात बच्चों की इसमें जिंदगी चली गई। मेरे साथ प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है जो कि कल यहीं पर थे। क्या हुआ था, क्या आपने कल देखा? मैं सर कल फैमिली के साथ घूमने आया था कार के अंदर, तो मैंने सामने से अंडरपास से देखा कि सामने 3rd फ्लोर पे हॉस्पिटल के ऊपर आग लग रही थी। मैंने फिर अपनी गाड़ी साइड में लगाई, 2-4 बिल्डिंग छोड़ के मैं भगा हुआ आया, हॉस्पिटल वालों को जगाया। उनमें से एक बंदा आया बाहर, वो डॉक्टर था या वार्ड बॉय था, क्या था मैं नहीं जानता। उसे मैंने बुलाया, मैंने भाई तुम्हारी छत पे आग लग गई है। वो बाहर आया, बाहर आके देखता ऊपर को, फिर फ़ोन में लग जाता, दूर जाके खड़ा हो जाता है। बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं की? उसने कुछ कोशिश नहीं की। उससे मैंने पूछा कि अंदर कोई है, उसने मुझे नहीं बताया, कह रहा कोई नहीं है अंदर। मैंने कहा फिर कोई होगा ही नहीं। यानी आपके मुताबिक जब आपने पूछा अंदर से एक अस्पताल कर्मी, उसने बोला अंदर कोई भी नहीं है? बिल्कुल, मैं कहीं और अंदर बच्चे थे? अंदर मुझे मालूम नहीं था कि बच्चों वाला है ये, लेकिन बच्चे थे। मुझे तो 1.5 घंटे बाद पता लगी कि इसमें बच्चे थे। मैं 1 घंटे बाद घर चला गया था आग बाग बुझवा कर। आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ी। ये बताइए, जब वो अस्पताल कर्मी बाहर भागकर आए, उनसे आपने बात की? क्या इतना वक्त था कि बच्चों को बचा लिया जाता? वक्त था इतना? नहीं, जब वो उधर खड़ा था फोन पे बात कर रहे थे, तभी एक ब्लास्ट होता है। पहला ब्लास्ट स्टार्ट होता है, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ, फिर थोड़ा दूर और घूम के चलता हूँ, फिर एक साथ 2 ब्लास्ट होते हैं। ऐसे ही करके 5 से 6 ब्लास्ट होते हैं और एक ब्लास्ट होता है वो 200 मीटर दूर। अस्पताल का जो स्टाफ था उसने कोई कोशिश की बच्चों को बचाने की? नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। एक उधर को चला गया, भाग गया। 2 लेडीज बाद में निकली, वो इधर से निकल के अपने चली गई। कोई भी यहाँ नहीं था। जिस वक्त धमाके हो रहे थे बच्चे अंदर थे? बच्चे अंदर थे, मुझे बाद में पता लगी। और अब भी मैं आया बाद में 1-1.5 घंटे बाद कि बच्चे अंदर हैं। और आज भी सुबह में सिर्फ इसलिए आया कि जिस बंदे ने मुझसे झूठ बोला, मैं भी इसका वो हूँ। मुझे भी अफसोस हो रहा है कि 5-7 बच्चे मर गए। अगर रात वो बता देता, जैसे वो निकला था ऐसे ही बच्चे निकल सकते थे। आपके मुताबिक उन सभी बच्चों को बचाया जा सकता? सभी बच्चों को बचाया जा सकता था। जब हम उसे निकाल सकता हूँ मैं, तो उस बच्चों को भी। किसको आपने निकाला था? जो वार्ड बॉय था या जो भी बंदा था इसके अंदर। आपने उसको बचाया? वो निकल के आया बाहर, लेकिन आपसे बोला अंदर कोई नहीं? अंदर कोई नहीं है, मना करी उसने। मैं बाद में फिर आया रात को 1:30 बजे, मैंने कि वो बंदा मिल जाए मुझे, वो बता देता तो वो बच्चे बच जाते। मेरी आवाज़ भी बैठ गई, मैंने चिल्लाया हूँ। ट्रैफिक रोका है चारों तरफ, ये जितने कैमरे लग रहे हैं सब देख सकते हो आप, उसमें सब आएगा,
सारे ये जो सीसीटीवी नजर आ रहे हैं इसमें सब रिकॉर्ड है। सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है, सब आएगा। वो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, फिर दूर जाके खड़ा हो गया है, लेकिन उसने बच्चों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, ना ही ये बताया कि अंदर बच्चे हैं। यानी आपके मुताबिक अस्पताल के कर्मियों ने कोई कोशिश नहीं की बच्चों को बचाते? कोई भी कोशिश नहीं की, और बाद में पता लगा कि आधे घंटे बाद बता रहे हैं कि अंदर 12 बच्चे हैं। ठीक है, ये आधे घंटे बाद आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ने भी, जो प्रत्यक्षदर्शी है और जिनके घर यहाँ पर पास में, जिनके घर भी जल गए, उनसे भी बात की। आप देखिए क्या बात हुई और उन्होंने क्या बताया, देखिए आप। विवेक विहार में रात 11:30 बजे जिस न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, उसके आसपास की इमारतों को भी उस आग ने अपने कब्जे में ले लिया। हम ठीक ऐसे ही एक इमारत में मौजूद है जो कि अस्पताल के ठीक बराबर में है, और हम दूसरे फ्लोर पर है, और मैं चाहूँगा कैमरामैन राजेश आपको तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये वो अस्पताल है, न्यूबॉर्न बेबी अस्पताल, जिसमें देर रात कल आग लगी। और इस आग इतनी भयावह थी कि इसमें 6 से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, और इसके अलावा कई लोग इसमें घायल हुए हैं। और आप दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से अब ये जो पूरी इमारत है ये मलबे में तब्दील हो चुकी है। आग इतनी भयंकर थी। और ठीक इसके बराबर वाली इमारत देखिए, ये 2nd फ्लोर है, और इस इमारत में भी आप देखिए किस तरीके से सब कुछ राख में तब्दील हो चुका है। ये देखिए, ये एसी है जो पूरे तरीके से जल चुका है, विंडो एसी है जो यहाँ पर लगा हुआ था। ये जंगला भी आपको इस वक्त यहाँ पर राख में तब्दील दिखाई देगा, सिर्फ ढांचा जलने के बाद इसका यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं चाहूँगा ये बेडरूम दिखाना। ये देखिए, ये बेडरूम भी किस तरीके से पूरे तरीके से जल चुका है। उस वक्त इस घर के अंदर, इस फ्लैट के अंदर परिवार मौजूद था, 2 बच्चे, माता पिता यहाँ मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि उस समय रहते यहाँ से बाहर निकल गए। ये देखिए, ये बेड है जो कि पूरे तरीके से जल चुका है, और साथ ही ये जो पूरा घर है, इस घर का हर कोना इस वक्त आपको जला हुआ दिखाई देगा। मैम, ये आपका घर है? हाँ सर, ये मेरा घर है। क्या हुआ था कल? सर मैं तो इतनी अभी बहुत परेशान हूँ, मेरा पूरा घर जल गया है, मेरी बेटियाँ इतनी परेशान है। इस हॉस्पिटल फेक है बिल्कुल, ये हॉस्पिटल बिल्कुल फेक है। प्लास्टिक शीट से कुछ बना रखा था, वो सारी जैसे ही इसमें सिलेंडर आकाश में ऐसे उड़ रहे थे, इतने बम ब्लास्टिंग हो रही थी। मेरी बेटियाँ इतनी दहशत में, आज वो बोल भी नहीं पा रही है। मैंने उन्हें कॉल किया था, मैंने उन्हें उनकी बच्चे भी उस टाइम घर पे ही थे? मेरी बेटियाँ यहाँ सोए हुए थे, मेरी बालकनी में आग आने लगी, मैंने देखा ये क्या हो गया। मैं अपने बच्चों का हाथ पकड़ के भागी बहुत तेजी से, मेरी एक बेटी गिर गई यहाँ। मैंने अपने बच्चों का वो सीन देखा है, जब हम मतलब एक माँ के उससे सोचोगे तो आप समझ सकते हैं। अपनी बेटियों को लेके मैं जैसे भागी, इतनी जीने पे पहुंची थी तो इतने तो पूरा ये जल चुका था। और सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो हवा में वो हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे बहुत। मतलब ये IIT है, कितनी दूर है, उस वहाँ जाके गिरे, सामने जाके गिरे, सारे कांच टूट गए, बहुत बुरा हाल था। गाड़ी फट गई है, एक ऑटो फट गया है। हम लोग तकरीबन 1 किलोमीटर मतलब 1.25 किलोमीटर में बेटियों को दूर लेके भागी हूँ। मुझे ये डर था उनके सिर पे सिलेंडर ना गिर जाए, उन्हें कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को। आप समझिए उस वक्त किस तरीके से दहशत भरा माहौल होगा। इस घर के हालात आप देख सकते हैं, घर पूरे तरीके से जलकर राख हो चुका है। ये देखिए, ये फैन है, पंखा आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, पंखा पूरे तरीके से जलकर नीचे गिर चुका है। ये देखिए, अलमारी थी, अलमारी के अंदर कपड़े रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था, वो आपको पूरे तरीके से राख में तब्दील यहाँ पर दिखाई देगा। सर, उस वक्त किस तरीके का मंजर था? बहुत खतरनाक मंजर था, लाक्षा ग्रह का मंजर बना हुआ था। मेरा इनके स्टाफ के साथ बहुत बार झगड़ा हुआ, क्योंकि ये मेरा नीचे स्टोर भी है, उसमें भी मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सुपरविजन नाम से ऑप्टिकल स्टोर है। डेली यहाँ पर ट्रक्स आते थे और कम से कम नहीं तो 100 सिलेंडर्स उतरते थे। कल भी जो ब्लास्ट हुआ है वो रिफिलिंग की वजह से हुआ है। हॉस्पिटल के बराबर वाली इमारत है, उसका ये हाल आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना विकराल रूप धारण कर चुकी थी कि ये पूरा ड्राइंग रूम है, ये भी पूरे तरीके से जलकर राख हो तो आपने देखा वो लोग जो यहाँ मौजूद थे, जिनके घर, उन्होंने क्या देखा, और आपने प्रत्यक्षदर्शी को भी सुना जो मेरे साथ मौजूद हैं कि कैसे सभी बच्चों को बचाया जा सकता था। चलिए मैं सीधा रुक करता हूँ, पुनीत शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, लगातार आप इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं, अभी तक क्या पता चल पाया आपको इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, इस पूरे मामले में नवीन जो इस पूरे बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ 336, 304A और 34 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ ये भी लगी कि 2021 में भी नवीन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल इस अस्पताल की जो एक नर्स है उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नवजात बच्चे को बुरी तरीके से पिटाई कर रही थी। इस पूरे मामले के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था और अब ये इतना बड़ा अग्निकांड हो गया जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। सवाल यहाँ पर करुणा कई सारे कि आखिर जिम्मेदार
कौन है, लेकिन प्राइमा फेसी जिम्मेदारी इस अस्पताल की ही निकल के आ रही है, जो अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर जो चाइल्ड केयर सेंटर चलाते थे, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने का काम किया जाता है और 5 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए। उसके ब्लास्ट होते के वीडियो सामने आए, आपके सामने सिलेंडर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और अभी भी 50 से ज्यादा सिलेंडर जो है वो अंदर भरे पड़े। इसके अलावा अगर बात करें जाए बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की, एमसीडी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आती है, क्योंकि बिल्डिंग में आप देखेंगे एक सीढ़ी बनी हुई है और वो भी सीढ़ी काफी सक्रिय और घुमावदार होती है। इसी सीढ़ी के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाया जाएगा या फिर उससे नीचे आया जाएगा, और अगर कोई मिसहैप यानी कि इस तरीके की घटना होती है तो कोई कैसे बाहर आए। तीसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फायर की कोई भी एनओसी नहीं थी, सीधे तौर पर फायर डिपार्टमेंट की भी कमी नजर आती है और सबसे बड़ी लापरवाही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के फेल होने यानी पुलिस की नजर आती है, जिसको सारी जानकारी थी। इलाके के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने कई बार शिकायत की। बिल्कुल पुनीत, तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन और अभी तक की क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में अग्निकांड में हुई है, ये अभी देखा जा रहा। हालांकि जो मालिक है उसके फरार होने की जो जानकारी है वो मिल पा रही है। और देखिए, जिस वक्त ये हादसा हुआ 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, कैसे एक के बाद एक धमाके होते हैं कि जो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है वीडियो वो अब आपको दिखाते हैं, आप जरा देखिए। तो गलत होना था, आप लोग मान नहीं रहे। भाई साहब पीछे पीछे जाओ जाओ जाओ, अभी और सिलेंडर है वहाँ बीसीओ, भाई पीछे ले लो, बीसीओ सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई, एक और। हाँ वो लंबे वाले अंदर मैं देखता हूँ 5-6 रखे हैं। हट जाओ भाई, तारों चढ़ जाओ, निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ बहुत है भाई हट जाओ पीछे, भाई बाइक ले लो अपनी, भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ, अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई, मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी निकलो जल्दी, भाई साहब निकालो कार है अपनी यहाँ से, चलो। और देखिए, जो वीडियो इस वक्त आप देख पा रहे थे और जिन लोगों को पीछे किया गया, ये पूरा वीडियो जो इस वक्त मेरे सामने शख्स खड़े आबिद, इनके मुताबिक इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। जो आवाज़ थी जिसमें वो लोगों को पीछे जाने के लिए बोल रहे थे, वो यही थे जो लगातार रात भर यहाँ पर डटे रहे, मौजूद रहे। और चलिए इस बीच हम आपको बताते हैं उन माँ बाप की आपको आप बीती सुनाते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने मासूमों को खो दिया, आखिर उन पर कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनसे बात की है उन माता पिता से हमारी संवाददाता अंशु निर्वाण ने। आप सुनिए उन माता पिता को। विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में झुलसकर नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिसमें करीब 7 बच्चे थे, जिनमें से एक बच्चे के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। उनके पिता का नाम ऋतिक है। सर, आपका बच्चा कितने दिन का था जब यहाँ बेबी केयर में एडमिट कराया? 3 दिन पीछे, 3 दिन का। 3 दिन का था। और कब से एडमिट था बच्चा? 20 तारीख से शाम 4 बजे से। अच्छा, तो आप लोग बीच बीच में वहाँ जा रहे थे? फैमिली का कोई था केयर करने के लिए वहाँ? ये था, और जगह तो हम रह ही पाते थे और उसमें मना कर देते बस 24 घंटे में एक बार। अच्छा, बच्चे से एक बार मिल सकते? जी, वे भी 2 जने। तो बच्चे को प्रॉब्लम क्या हुई थी जो एडमिट कराया था? ऑक्सीजन की कमी थी बस। अच्छा, वे कल सही होगा था, सब मंडे के लिए छुट्टी कह दी थी कि छुट्टी हो जाएगी मंडे के लिए। अच्छा, आपका मतलब टोटल अभी तक अगर हम मिला के देंगे तो कितने दिन का बच्चा था आपका? था 10 दिन का। 10 दिन का बच्चा था। नाम भी नहीं रखा होगा? जी कुछ नहीं। इकलौती संतान? जी नहीं, दूसरा बच्चा था, लड़का था। अच्छा, पहले लड़की थी 1 साल की। अच्छा, आपके यहीं रहते हैं, दिलशाद गार्डन के आसपास रहते हैं या कहाँ रहते हैं? भापरा में बुआ रहती हैं। अच्छा, तो वहाँ से देखने आते थे डेली, यहाँ पर रुकने देते नहीं। अच्छा, आपकी वाइफ को जानकारी है, परिवार को जानकारी है? अभी नहीं बताई, अभी
फ़ोन आया था कि सही है, अभी अभी बताया नहीं है। नहीं बताया, कैसे बताएंगे? बहुत मुश्किल। जी मैम, पता तो पड़नी है। अभी तो उसकी मम्मी ने देखा भी नहीं है, वो जिस दिन से हुआ था उसी दिन से हॉस्पिटल में डुल रहा है। तो परिवार के लोग हैं इस वक्त आपके साथ यहाँ पर? हमारे परिवार के लोग हैं आगे, सब बड़े मामा भाई बड़े। तो अभी आप यहाँ शवगृह में क्या बता रहे हैं यहाँ पर प्रशासन की, कब बच्चे की बॉडी को देंगे, क्या बताया जा रहा है? कह रहे हैं एक दो घंटा लग जाएगा, रिपोर्ट ढूंढ दो, कागज वागज कंप्लीट होगा, उसके बाद बॉडी को देंगे। और चलिए एक बार फिर से मैं जितेंद्र आपका रुख कर रहा हूं। जितेंद्र, जैसा मैं देख भी पा रहा हूं, मैं लोकेशन को दिखाते हुए आपसे सवाल करता हूं। यहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कैसे बड़ी लापरवाही को बरता गया। यहां पर एग्जिट के लिए सिर्फ एक ही गेट नजर आ रहा है और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है और इसके अंदर अस्पताल का संचालन होना। क्या जितनी जिम्मेदारी लापरवाही अस्पताल मालिक की है, क्या उतनी लापरवाही सरकारी और प्रशासनिक तंत्र की नहीं है? क्या इस तरफ भी कोई कार्रवाई होगी, कोई जवाब मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं चाहूँगा कैमरामैन राजेश आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए ठीक सामने आप ये इमारत देख रहे हैं, ये जो इमारत देख रहे हैं आप, इस इमारत में देखिए जो एग्जिट या फिर क्या एंट्री पॉइंट है वो आपको एक ही नज़र आएगा। जो सीढ़ियाँ हैं, अक्सर अस्पताल के अंदर 2 सीढ़ियाँ होती हैं, लेकिन आपको इस अस्पताल के अंदर एक ही सीढ़ी दिखाई देगी और वो भी टेम्परेरी सीढ़ी है, यानी कि लोहे के पाइप के जरिए बनाई गई सीढ़ियाँ हैं जिनके जरिए आप 2nd और 3rd फ्लोर पर पहुँच सकते हैं। कोई एग्जिट या इमरजेंसी एंट्री या फिर क्या इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से इस एनओसी कैसे दे दी जाती है ऐसे 120 गज में बनाए गए अस्पताल को। इसके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर रिफिलिंग सिलेंडर्स आते हैं। ये देखिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बड़ी संख्या में आपको अभी भी यहाँ पर पड़े दिखाई दे रहे होंगे, जबकि जो सिलेंडर हैं वो बेड के हिसाब से आते हैं। तो आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर कैसे पहुँचे? क्या कभी किसी सरकारी अमले ने यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं किया? लगातार आस पड़ोस के लोगों के द्वारा शिकायतें की जा रही थी, उनकी अनदेखी क्यों की गई? तो कहीं ना कहीं शुरुआत से लेकर आखिर तक इस पूरी कहानी के अंदर या फिर क्या इस पूरे अस्पताल को, इस अस्पताल के निर्माण से लेकर और आज जो हालात या फिर क्या जो भयावह स्थिति यहाँ पैदा हुई है उस तक सवाल ही सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर एक दूसरे पर रोषारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी करुणा। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए जवाब कैसे मिल रहे हैं। और लेकिन आखिरकार उनका क्या होगा जिन्होंने अपने नवजात को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया? जिंदगी भर का दर्द उन्हें मिल गया है इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से। शालिनी वाजपेयी, हमारी संवाददाता ने एक पिता से बात की जिन्होंने अपने 12 दिन की बेटी को खो दिया। 12 दिन पहले इसी अस्पताल में एडमिट करवाया था, ये सोचकर कि वो ठीक होकर आएगी, निश्चिंत थे, लेकिन क्या पता था कि कल रात उस बच्ची की, उस बेटी की मौत हो जाएगी। आप बातचीत सुनिए। सर, आपको कैसे पता चला कि आग लगी है? तो मेरे दोस्त ने बताया, मुझे कॉल करके। तो कहाँ बच्ची को क्यों एडमिट कराना पड़ा है? यहाँ उसके पेट में गंदा पानी चला गया था। बच्ची कहाँ हुई थी? मैं गुप्ता नर्सिंग होम में। अच्छा, वहाँ से यहाँ रेफर किया था उन्होंने या आपने? उन्होंने रेफर करा था। रेफर किया था? क्या नाम है आपको? मैं आपको वहाँ भेज रहा हूँ, वहाँ चले आओ, वहाँ पे आपका बच्चा सही रहेगा। अच्छा, हाँ। कितने दिन से एडमिट थी यहाँ? आज 12वां दिन है आदमी। मैं तब 2 बजे मिलना था उससे मैडम। अब 2 बजे उसका टाइम था मिलने का मेरा, तो मैं तब मिलने आता। मुझे थोड़ी पता मैं आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। रोज दोपहर में मिलने आते थे? हाँ, 2 बजे डेली आता था मैं तो अपने पैसों का इंतजाम करके कैसे कल अपने दोस्त से 150,000 वो उधार कर पेमेंट जमा करी है मैंने उसकी बेटी की अपनी। यहाँ डेली पेमेंट जमा करी है मैंने। तो क्या रोजाना कितने रुपए लेते थे? कितने रुपए जमा करने पड़ते? 15,000 रुपए करीब, 10-12 15,000 रुपए रोज। हाँ, कुछ पता चल रहा है? DG में बता रहे हैं। किसने बताया? तो यहीं से पुलिस वालों ने बताया, वहाँ से पता चला है। तो आपने बच्ची को जाकर देखा है? पता क्या पता, जा ही रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। क्या पता आपकी बच्ची सुरक्षित? नहीं, वो उसमें पता कर गया। 5 बच्चे थे ना, उनमें से 5 में से उसमें नहीं है। 7 बच्चे नहीं रहे यहाँ पर? 7 ही मेरी बेटी भी है। ये किसने बताया आपको? ये किसने बताया? डॉक्टर जानकारी लेकर आया हूँ मैंने। हो सकता है कि बच्ची सुरक्षित नहीं है। तो आपने उस पिता का दर्द सुना और देखा जिस पिता ने अपनी 12 दिन की नवजात को खो दिया हमेशा हमेशा के लिए। और चलिए जीटीबी अस्पताल का एक बार फिर से मैं रुक करता हूं। अंजू निर्वाण वहां से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजू, जो माता पिता वहां पर मौजूद हैं जिनके बच्चे इस वक्त जीटीबी अस्पताल में एडमिट है, जिनको यहां से रेस्क्यू किया गया, क्या उन माता पिता से आपकी बात हो पाई है? उनसे क्या पता चल पा रहा है?
जी देखिए करुणा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ मैं जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ उस बच्चे के पिता मौजूद हैं जिनके बच्चे की जो है अभी इस जो बेबी केयर सेंटर था उसमें उसकी जान चली गई और बेहद नाराज है, बेहद खफा है बेबी केयर सेंटर में जो पूरी लापरवाही हुई। आपका क्या कहना है? अभी यहाँ पर जो डीएम आई थी, आपने उनसे भी बात करने की कोशिश की? डीएम तो गाड़ी में बैठी है और चले गए। हमने मैंने पीछे रोल मचाई है, बहुत बोला है। वो क्या नाम है, न्यूज वालों से नहीं बात कर पाए तो हमसे क्या बात करते? हम तो डीएम से पीछे दौड़े, डीएम साहब चले गए। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? आपके बच्चे को अभी क्या बताया उन्होंने? कैसे एनओसी दे दी उस पूरे इलाके में और इतनी बड़ी घटना हो गई? मैम एनओसी की तो वहाँ पे मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। एनओसी एक रिहाइश जगह है वो, और वहाँ पे मुझे तो उम्मीद लग रही है कि वहाँ पे एनओसी होगी, क्योंकि वहाँ पे एक रिहायशी कॉलोनी है वो, और वहाँ पे छोटी सी जगह में था वो। आपका बच्चा वहाँ पे एडमिट था? हाँ, मेरी भतीजी मौजूद थी जो नूरजहां का नाम से बेटी है, जिसका नामकरण तो हुआ नहीं अभी। बेटी की पैदाइश 15 तारीख को उसे भर्ती करवाया था। मेरे भाई की जो अनजान नाम है मेरा भाई, उसकी वाइफ है नूरजहां, उसकी बेटी की भर्ती क्या नाम सादरे के अंदर गुप्ता नर्सिंग होम है, उसके अंदर उसकी पैदाइश हुई थी बड़े ऑपरेशन से। उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने ही नर्सिंग होम वालों ने बेबी केयर में भर्ती करवाया कि सास की प्रॉब्लम आप बेबी केयर में उन्होंने ही भर्ती करवाया। हमने कोई कितना खर्चा होता था डेली का? डेली का 10 से 15 हज़ार रुपए रोज का खर्चा था, और ब्लेड वगैरह अलग आते थे। वहाँ पर बेबी केयर सेंटर के नीचे गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे उसको भी भरा जा रहा था, ये आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा? नहीं, मैंने भरते हुए तो देखा नहीं, पर मैंने गाड़ी उतरती हुई देखी है सिलेंडरों की, काफी रोज उतरते हुए गाड़ी। और सिलेंडर रखे जाते थे वहाँ पे, और सिलेंडर मैंने गाड़ी उतरती देखी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैंने भरते हुए देखा, भरते हुए नहीं देखा मैंने, पर वहाँ पे मैंने गाड़ी रोज उतरती हुई देखी है सिलेंडरों की, रोज भरते हुए देखी। गाड़ी बिल्कुल अंशु, और ये हम समझ भी सकते हैं उन माता पिता का दर्द और गुस्सा जो लगातार मोटी रकम अपने बच्चों को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए खर्च कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जो हुआ उनके साथ वो उन्हें एक बड़ा दुख और दर्द दे गया। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, हालांकि अब इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेशन के लिए सील कर दिया गया, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी जब अंदर पहुंची तब उन्होंने क्या देखा था, एक बार आप देखिए उनकी रिपोर्ट में। यहाँ पर बच्चे जहाँ पर एडमिट थे, मैं उसके अंदर जाती हूँ, ये आईसीयू है, और आईसीयू की देखिए कितना छोटा सा, क्या 120 गज की बिल्डिंग, और क्या क्या स्थिति है बिल्डिंग की वो मैं अंदर जाके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितना, ये जो यूनिट है वो देखिए कैसे लगी हुई है, ये केयर यूनिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, यहाँ पर इनक्यूबेटर्स रखे हुए हैं, और वहाँ यहाँ पर बच्चों को रखा जाता था। तो वो देखिए तस्वीर, कैसे मासूम यहाँ पर रहते होंगे, इलाज के लिए लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिट किया होगा, लेकिन यहाँ जो पहुँचे हैं, यहाँ अब बच्चों की सांसें अब नहीं हैं, बच्चों के वो घरों के चिराग बुझ चुके हैं। 6 बच्चे हैं, ये सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, और सारा सामान देखिए यहाँ पर, ये लैब का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें दवाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। बाकी सब मैं आपको तस्वीर में जो दिखा रही हूँ, अंदर जाकर भी दिखाती हूँ कि क्या क्या स्थिति है। ये देखिए बच्चों का जो मिल्क पाउडर है वो रखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर। मैं अंदर जाती हूँ, दिखाती हूँ कितना सकरा ये रास्ता है। वो देखिए ये भी शीशा तोड़ा गया है। इतने से सोचिए कैसे लोग बाहर आए होंगे, इतनी सी जगह में तो मुश्किल ही है बिल्कुल बाहर आना। यहाँ पर देखिए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और सारा मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर तक। ये एक सीढ़ी है पीछे की तरफ को, ये कितनी पतली सीढ़ी है, वो सीढ़ी देखिए कितनी पतली सीढ़ी। अगर मैं इस सीढ़ी पर खड़ी होती हूँ उसके बाद जगह देखिएगा कितनी जगह है। इतनी पतली सीढ़ी में लोग कैसे ऊपर आएंगे, कैसे नीचे जाएंगे, और ऐसे जब भगदड़ मच जाए, जब आग लग जाए। ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये कोई छोटा सा घर नहीं है। ये देखिए हाल, यहाँ पर शायद यहाँ पर लॉकर्स रखे हुए हैं, सारे पेपर्स यहाँ पर रखे जाते होंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें लैब रही होगी, लैब का सारा सामान यहाँ पर है, ये स्टोर होगा। वो देखिए तस्वीर है। तो मैं आपको अंदर से एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि अंदर से ये बेबी केयर यूनिट जो है वो कैसी थी। वो अंदर देखिए क्या क्या स्थिति है, कितना छोटा सा ये जो एंट्री जहाँ से लोग निकलते होंगे, वो सोचिए एंट्री की क्या स्थिति है। शीशे तोड़े गए हैं, लोगों को निकाला गया है, सारा सामान कैसे बिखरा हुआ है, दवाइयाँ हों या ये देखिए ये सब कुछ है ना, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जो वो सब कुछ बिखरा हुआ है, दवाइयाँ बिखरी हुई हैं। ये सारे शीशे भी तोड़े गए हैं। बच्चे यहाँ पर रहे होंगे, और देखिए क्या हालत है। सोचिए छोटे छोटे से न्यू बॉर्न बेबीज़ जिनको लोग अपने हाथ में, लोगों को डर लग रहा था, इतने छोटे बच्चे थे, हाथ में लेते हुए लोग डर।
और चलिए पुनीत का एक बार फिर से मैं रुक करता। पुनीत जो कि लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन को भी देख रहे हैं। पुनीत, हालांकि इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही थी, सबको पता, और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है क्योंकि हम खुद यहाँ स्पॉट पर मौजूद हैं। मालिक के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पहली बात यह है और बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी दिल्ली में बड़ी लापरवाहियों के चलते ऐसे हादसे हुए हैं। इस बार क्या मालिक के अलावा जो बाकी लोग भी इसमें जिम्मेदार बनते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कोई मन बनाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए, हर बार के हादसे के बाद तस्वीर वही होती है, जगह और तारीख बदलती है, और हमारा सवाल वही रहता है कि क्या इन हादसों के जिम्मेदार, जिन लोगों की मौत इसमें हुई, उन लोगों के जिम्मेदार लोगों को कानूनी कोई सजा मिलेगी या नहीं। लेकिन ये सवाल रह जाता है और फिर एक नया इंसिडेंट होता है और इसी तरीके की लापरवाही से कुछ निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। फिलहाल जो इस पूरे मामले में आरोपी है, जो मालिक है, उसकी लोकेशन जयपुर निकल के आ रही है और दिल्ली पुलिस की टीम उसको पकड़ने के लिए जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं, चाहे वो केंद्र के अंदर ही आते हो या फिर दिल्ली सरकार के अधीन आते हो या फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, उन सभी की जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ जांच की बात कह दी गई। अब देखना यह होगा कि क्या जांच की बात कहने के बाद किसी को सजा मिलती है या फिर एक और इसी तरीके के हादसे के इंतजार में हम लोग बस उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो इतनी ठोस होती है कि इसके बाद इस हादसे के बाद जो कार्रवाई वो नज़ीर बन जाए और आगे भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो पाए। अब चलिए आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर दिल्ली के विवेक विहार की है और दूसरी तस्वीर है गुजरात के राजकोट की, क्योंकि कल गुजरात के राजकोट में भी एक बेहद ही दुखद और बड़ा हादसा हो गया, जहां पर टीआरपी गेमिंग जोन में जहां बच्चे खेल रहे थे, उनके अभिभावक, उनके माता पिता मौजूद थे, अचानक से वहां पर आग लग जाती है और गुजरात के इस राजकोट के गेमिंग जोन में भी बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है। 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो जाती है राजकोट के हादसे में, और विवेक विहार की यह जगह है जहां पर 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई। मेरे साथ जो मेरे सभी संवाददाता सहयोगी मौजूद थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस खबर को हम आगे भी आपको पहुंचाते रहेंगे, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ और बड़ी खबरों के लिए सीधा रुख करते हैं स्टूडियो का निधि के पास। तो ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर दिखा रहे थे हमारे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तूफान की। बंगाल तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान। तूफान के खतरे से कोलकाता की सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। कोलकाता में 21 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है तूफान के मद्देनजर। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। 21 घंटे के लिए उड़ानें निलंबित की गई हैं। 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से टकराएगा ये चक्रवाती तूफान, जिसका नाम रेमल बताया जा रहा है, और ये इसी वजह से तटीय इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। 120 घंटे की रफ्तार से तूफान ये चलेगा, तेज हवा चलेगी, तेज रफ्तार हवा चलेगी, और 21 घंटे के लिए एहतियातन सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। और चक्रवात रेमल अब से कुछ घंटे बाद बंगाल के तट से टकराने वाला है। तूफान आने से पहले भारी बारिश शुरू हो चुकी है। गंगा सागर से संवाददाता सुप्रियो गुहा की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजी से साइक्लोन रेमल बंगाल की तरफ आ रहा है। मौसम भवन और अलीपुर वेदर ऑफिस की तरफ से जो बताया जा रहा है, ये साइक्लोन रेमल आज रात 11 बजे से 1 बजे के बीच पश्चिम बंगाल की सागर आइलैंड और बांग्लादेश की खेपुपाड़ा के बीच में किसी जगह पे उसका लैंडफॉल होगा, और उसी टाइम पे ये साइक्लोन का विंड स्पीड रहेगा 135 किलोमीटर पर आवर। अभी जहां हम लोग खड़ा है गंगा सागर, ये जो कोस्टल एरिया है, ऑलरेडी यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट और एनडीआरएफ टीम डिप्लॉय किया हुआ है। जो गाँव वाले हैं उन लोगों को सुरक्षित जगह पे भेजा गया है। मौसम लैंडफॉल होने का टाइम जितना करीब आ रहा है उतना ही बिगड़ते हुए देखा जा रहा है। सुबह से जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ का मौसम जो है बहुत ही खराब होते जा रहा है। तेजी से बारिश और हवाएं चल रहा है। और आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान रेमल को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको इस तूफान के बारे में बताते हैं। आज रात 12 बजे बंगाल की खाड़ी से ये टकराएगा तूफान।
कुछ इस तरह से ये तूफान होगा। 21 घंटों के लिए कोलकाता की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। सभी बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों पर इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। 7 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी हुई है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। एहतियातन सेना और नेवी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इससे नुकसान की आशंका बताई जा रही है और 7 राज्यों में भारी बारिश और तूफान की